आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। किसी भी मुल्क की फ़ौज के अंदर जब सियासी मुदाखलत इस लेवल पर होने लगे कि सियासतदान जो है, पॉलिटिशियंस, ये डिक्टेट करने लगे हैं फ़ौज को कि उन्होंने कौन से हथियार लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, तो वो फ़ौज कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और उनके दरमियान और उनके राइवल्स के दरमियान मिलिट्री गैप जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इंडिया का मिसाल आपके सामने है। 2013 तक इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच मिलिट्री गैप आज के मुकाबले में कम था। आज बहुत ज़्यादा है, उस वक्त इतना नहीं था। लेकिन फिर मोदी आया और मोदी ने इंडियन फ़ौज के अंदर ना सिर्फ प्रमोशंस के अंदर टांग अड़ाई बल्कि फ़ौज का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर भी उसने तब्दील किया। पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक पोस्ट उसने क्रिएट की, CDS की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। झूठे स्ट्राइक्स, झूठे ऑपरेशंस के ज़रिए इंडियन फ़ौज को अपनी PR के लिए, बीजेपी की PR के लिए वो यूज़ करता रहा और सियासी फ़ायदे उसके हासिल करने के लिए इंडियन फ़ौज कई बार इस्तेमाल हुई। चाइना के फैक्टर को निगलेक्ट करके पाकिस्तान को उसने नंबर 1 थ्रेट डिक्लेयर कर दिया और टेररिज्म को उसने कहा कि आज के बाद सबसे बड़ा थ्रेट जो है हमारे लिए यही है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वही सबसे बड़ा हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि एंटी पाकिस्तान सियासत उनकी पार्टी को सूट करती थी। कश्मीर के अंदर सो कॉल्ड एंटी टेरर ऑपरेशंस में फ़ौज को उसने इंगेज किए रखा मोदी साहब ने। इधर इंडियन फ़ौजी जो है, इंडियन आर्मी, कश्मीरी मार रहे होते थे, उधर भक्त जो है वो ताली बजा के कहते थे कि क्या कमाल का सबक सिखा रहे हैं मोदी साहब आतंकियों को, ओनली ही कैन डू दैट। लेकिन असल में हो ये रहा था कि इंडिया का जो मेन मुद्दा था ना वो ये था ही नहीं। इंडियन फ़ौज का मेन टारगेट ये था ही नहीं। फ़ौज से असल में मोदी साहब वो काम करवा रहा था जो कि पुलिस का काम है असल में। और ये काम करवाने के पीछे वजह ये थी कि मोदी को अपने वोट बैंक के लिए हाइप क्रिएट करनी थी, तो फौज से पुलिस का काम करवाता था। कश्मीर के अंदर छापे पड़वाना, इनकाउंटर्स करना, ये पुलिस का काम है। लेकिन वो फौज करती है ना तो ज़्यादा मीडिया के अंदर ज़रा अच्छा बन के और वो नज़र आता है कि यार कमाल हो गया, फ़ौज हमारी क्या ज़बरदस्त काम कर रही है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अच्छे मिले हैं हमें, तो अब जो है आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। तो जब इन्होंने चीन से इतने साल तक फोकस कौम का और अपनी फ़ौज का हटाए रखा तो चीन तो आगे आता गया और ये पीछे रह गए, इनको पता भी नहीं चला। और इस वक्त एक मैसिव मिलिट्री गैप जो है दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिएट हो चुका है। लिहाजा सियासतदान जब भी मिलिट्री के अंदरूनी मामलात में टांग अड़ाते हैं ना, और जब उनको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि लड़ना कैसे है, तो फौज के लिए प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। दुश्मन को आइडेंटिफाई करना, दुश्मन को रीड करना, पोटेंशियल एनिमीज को आइडेंटिफाई करना, उनसे कैसे लड़ना है, उनके खिलाफ लड़ने की कैपेबिलिटीज डेवलप करना, ये फौज का काम है, सियासतदान का काम नहीं होता। फौजी को आप ये नहीं सिखा सकते कि लड़ना कैसे है। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, फौजी को ये नहीं सिखाया जाता कि लड़ना कैसे। फौजी पॉलिटिशियन से बेहतर जानता है कि लड़ना कैसे है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बांग्लादेश के अंदर भी फौज के फैसलों पे कुछ कुछ सियासी जो असर हैं उसके आसार नज़र आना शुरू हुए हैं। बांग्लादेश की फ़ौज पाकिस्तान के बाद चीनी हथियारों की दूसरी बड़ी ख़रीदार रही है। ट्रेडिशनली चीन जितने भी हथियार बनाता है उसका 47% पाकिस्तान के अंदर बिकता है, उसका 16% बांग्लादेश के अंदर उसके बाद बिकता है। बांग्लादेश चीनी हथियारों की दूसरी बड़ी मार्केट है। इंडिया से बांग्लादेश के करीबी सियासी ताल्लुकात होने के बावजूद बांग्लादेशी फौज ने इंडियन हथियार नहीं लिए हिस्टोरिकली ड्यू टू देयर लो क्वालिटी एंड अदर सच इश्यूज। 2018 से इंडियंस ने $500 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन दी हुई थी बांग्लादेश को कि परचेजिंग आज करें, हमारे फौज के हथियार आज लें, पैसे बाद में दीजिएगा उधार पे। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की फौज कुछ भी नहीं ले रही थी उनसे। अलबत्ता अब दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि लंबे अरसे से ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा इंडियन मीडिया में और कुछ बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स में भी कि चीनी हथियार गंदे हैं, लो क्वालिटी के हैं, बहुत ही बुरे हैं। मैसिव प्रोपेगेंडा किया जाता रहा ताकि चीन की जगह पर इंडियन हथियार लेने के लिए माहौल बनाया जाए, पब्लिक का माइंड भी सेट किया जाए। अब शेख हसीना की हालिया इंडिया यात्रा के बाद बांग्लादेश को तो वहाँ से कुछ खास मिला नहीं, एक फ्लॉप विजिट था बांग्लादेश के हवाले से एज ए कंट्री, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन इंडिया को बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं और सियासी इंटरफेरेंस के बाद फाइनली
2018 वाली इंडियन क्रेडिट लाइन को बांग्लादेशी फौज ने यूज करने का फैसला कर लिया है, बोझल दिल के साथ। वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद यहाँ पर पॉलिटिकल गेम हुआ है। द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है इंडिया से कि इंडिया बांग्लादेश साइन फर्स्ट डिफेंस डील अंडर 500 मिलियन LC। और बांग्लादेश ने जो लिस्ट दी है इंडिया को, उसमें BLT 72 टैंक हैं, जो कि बांग्लादेश $1 करोड़ के लेगा, मेरे ख्याल से $10 मिलियन के ले रहे हैं। अब ये जो टैंक हैं, क्वालिटी की बात कर रहे थे ना कि चाइनीज़ क्वालिटी तो है, लो क्वालिटी है, तो ये है तो वो है। अब ज़रा इसका आप सुने, ये जो टैंक लेने जा रहे हैं, वेल नाउन इसके अंदर एक डिफेक्ट है। ये जो टैंक है इंडिया का, ओवर हीटिंग के इश्यूज़ की वजह से बदनाम है। बहुत मरतबा इसके अंदर ओवर हीटिंग के इश्यूज सामने आ चुके हैं। डिजर्ट में लंबे अरसे तक इंडिया खुद ऑपरेट नहीं करता इस टैंक को, ये क्वालिटी है उसकी। लंबे अरसे तक वो खुद नहीं चलाते इसको, डिजर्ट के अंदर हीटअप हो जाता है जल्दी। इसके कूलिंग सिस्टम पे, टैंक के कूलिंग सिस्टम पे इंडिया ने कोई 3 मरतबा अब तक काम किया है, स्टिल उनको आइडियल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लेकिन बड़ा आसानी के साथ बांग्लादेश को ये टैंक सेल करवा दिए गए। अब वो जो थे लो क्वालिटी थे, और ये जो हीटअप हो जाता है ये बड़ा हाई क्वालिटी का और अच्छा है, ये कहकर सेल करवा दिए गए। इसके अलावा $2.2 मिलियन के स्टील ब्रिज बांग्लादेश ले रहा है, उसका तो कोई इशू नहीं है, ये तो कोई इतना टेक्निकल आइटम नहीं है। इसके अलावा इंडिया के टाटा ग्रुप की बनी हुई माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल भी बांग्लादेश इंडिया से ले रहा है। इसके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बांग्लादेश ले रहा है, लेकिन मेन ये चीज़ें थी जो कि बांग्लादेश सियासी फेवर्स की खातिर इंडिया से ले रहा है। नाउ अगर इंडिया से बांग्लादेश को डिफेंस शॉपिंग करानी है पॉलिटिशियंस ने, तो फिर तो देखें ना, पॉलिटिशियंस तो ये ऑप्शन ही ख़त्म कर रहे हैं ना मिलिटरली, कि इंडिया हमारे लिए कोई थ्रेट ही नहीं है। अभी तक बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उसकी सोच यही रही है कि दे आर द पोटेंशियल थ्रेट इंडिया, क्योंकि 1975 और उसके बाद भी कुछ मौक़ों पे प्रॉपर इन्वेजन के खतरे बांग्लादेश इंडिया की जानिब से फेस कर चुका है। पहले 1975 में जब वो ज़ियाउर रहमान की हुकूमत थी तो एक इन्वेजन का खतरा पैदा हुआ था, उसके बाद भी हुआ था। तो जो मिलिट्री है वो इनको पोटेंशियल थ्रेट के रूप में इंडिया को देखती रही है, इसी वजह से वो फिर चाइना से ज़्यादा रिलाई करते रहे हैं। वहाँ की जो मिलिट्री है, ट्रेडिशनली बांग्लादेश की मिलिट्री इंडिया म्यांमार दोनों के खिलाफ अपनी बजट के हिसाब से प्रिपरेशंस करती रही है। लेकिन यूं इंडिया को बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर में ज़बरदस्ती घुसाने का क्लियर मतलब ये है कि अब इंडिया कोई थ्रेट ही नहीं है, हम उसको थ्रेट के रूप में नहीं देखते। और वही जो गलती मोदी ने की थी कि चीन जो है वो हमारे लिए अब कोई थ्रेट नहीं है, और हमारे जो है थ्रेट है वो पाकिस्तान है और अंदर मुल्क के थ्रेट है। व्हेन इंडिया हैड गुड रिलेशंस विद चाइना, उस वक्त मोदी साहब ये सोच रहे होते थे। लेकिन देखें वक्त बदलते देर नहीं लगी, और आज देखें कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर चला गया है, चाइना आ गया, उसके अंदर बैठ गया है। आज बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस है इंडिया से, क्योंकि अवामी लीग की जो सरकार है वो है यहाँ पर। लेकिन क्या हमेशा अवामी लीग रहेगी क्या बांग्लादेश के अंदर सरकार में? फर्ज करें अगर अगला इलेक्शन भी वो जीत गए, तो ये कौन गारंटी दे रहा है कि उससे अगला इलेक्शन भी वो जीतेंगे, उससे अगला भी वो जीतेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर इंडिया से रिलेशंस खराब हुए जिसके प्रॉपर थ्रेट्स मौजूद हैं, CAA NRC जैसे जो मुद्दे हैं, ये एक फ्लैश पॉइंट्स हैं, कभी भी फट सकते हैं। जब वहाँ से बड़ी तादाद में मुसलमान अंदर आएंगे बांग्लादेश के रेफ्यूजीज बनकर, तो बहुत ज़्यादा इनके दरमियान रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। तो तब क्या बांग्लादेश इंडिया से ही स्पेयर पार्ट्स लेगा वेपन्स के, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए? और क्या इंडिया देगा बांग्लादेश को अपने खिलाफ वेपन्स जो है वो यूज़ करने के लिए? नहीं देगा ना। अगर इंडियन वेपन्स पे बांग्लादेश फर्ज करें 10% भी रिलाई करना शुरू कर देता है, तो फिर ये इश्यूज कौन रिजॉल्व करेगा? कि जब बायलैटरल टेंशंस हो गए कभी, जिसके चांसेस हैं, तो फिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। सो आई थिंक पॉलिटिशियंस मस्ट स्टे आउट ऑफ मिलिट्री मैटर्स एंड दे शुड लेट द आर्मी डिसाइड कि कौन सी चीजें कहाँ से लेनी है, किससे लेनी है। डिफेंस की जो पॉलिसी है वो आर्मी बेहतर बना सकती है, वहां पर पॉलिटिशियंस को इस तरह से टांग नहीं अड़ानी चाहिए।